नमस्कार साथियों, जैसे कि हम टैक्सोनॉमी के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम उसी वीडियो पे लगातार फिर से एक बार चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में जो पढ़ा था उसको थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर लेते हैं नए टॉपिक पढ़ने से पहले। तो हमने बताया था टैक्सोनॉमी का एक सामान्य परिचय। तो टैक्सोनॉमी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के टैक्सॉन और नोमोस शब्द से लिया गया है, यानी कि टैक्सॉन का मतलब होता है अरेंजमेंट, यानी कि व्यवस्थित करना। तो प्राणी हो, पादप हो या धरती का कोई भी सजीव हो, उनको एक निश्चित लक्षणों के आधार पर, एक विशिष्ट लक्षणों के आधार पर हम उनका वर्गीकरण करते हैं और उनका नामकरण करते हैं। और इन दोनों प्रक्रियाओं को जो है सम्मिलित रूप से टैक्सोनॉमी कहा जाता है। यानी कि टैक्सोनॉमी में हम क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं और किसी भी प्राणी या पादप के नामकरण को स्टडी किया जाता है। और कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। और पहली बार टैक्सोनॉमी शब्द एपीडी कैंडोले नामक वैज्ञानिक द्वारा थिएटरी एलिमेंट्री डी ला बॉटनिका के अंदर पहली बार इस शब्द का उपयोग किया गया था। तो आज हम इसी बारे में आगे और चर्चा करते हुए आज टैक्सोनॉमी के बारे में और चर्चा करते हैं कि टैक्सोनॉमी का महत्व क्या है। चलिए ठीक है, हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, लेकिन टैक्सोनॉमी का सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व क्या होगा। तो हम टैक्सोनॉमी के अगर महत्व के बारे में बात करें तो इसका सबसे पहला महत्व तो यही है कि ये नए खोजे गए सजीवों की पहचान करने में सहायता करता है। नए खोजे गए सजीवों की पहचान करने में ये सहायता करता है। जैसे कोई भी नया प्राणी है, नया पादप है या कोई नई शैवाल है, नया कवक है, अगर कोई भी हमको नया सजीव प्राप्त होता है तो उसको एक निश्चित पहचान देने के लिए उनका वर्गीकरण और एक नामकरण करना अत्यंत आवश्यक होता है। और नाम हम अच्छी तरह जानते हैं किसी भी सजीव की सबसे विशिष्ट पहचान मानी जाती है। दूसरा टैक्सोनॉमी का उपयोग हम कर सकते हैं जीवाश्मों की पहचान करने में। जीवाश्मों की पहचान करने में तो कुछ प्राणी ऐसे हैं, कुछ पादप ऐसे हैं, कुछ सजीवों की जातियां ऐसी हैं जो कि धरती से वर्तमान में विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो जो जातियां विलुप्त हो चुकी हैं तो उनके शरीर के जो कुछ अंश हैं वो चट्टानों के अंदर दबे रह जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं जीवाश्म, जिन्हें खोद करके प्राप्त किया जाता है और उन्हें हम कहते हैं जीवाश्म। और जीवाश्मों की पहचान यानी कि किस प्राणी का जीवाश्म है या किस पादप का जीवाश्म है, इनकी उत्पत्ति किस काल में हुई थी, किस समय हुई थी, तो उन सब प्राणी और पादपों का पता लगा करके उनको टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण के विभिन्न चरणों में व्यवस्थित करते हैं और उनका नामकरण किया जाता है। तो ये जो है टैक्सोनॉमी के दो महत्वपूर्ण योगदान हैं। तीसरा जो है वो है अपना नामकरण तथा वर्गीकरण। तो टैक्सोनॉमी के अंदर हमारे दो चीज़ों मूल उद्देश्य होते हैं। किसी भी सजीव का वर्गीकरण करना यानी कि उनको एक वर्गीकीय अनुक्रम में व्यवस्थित करना। तो सजीवों को उनके लक्षणों के आधार पर एक निश्चित क्रम में, या तो आरोही क्रम में लक्षणों की जटिलता के बढ़ते हुए क्रम में, या फिर अवरोही क्रम में यानी कि लक्षणों की जटिलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं वर्गीकरण या वर्गीकीय अनुक्रम के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बारे में हम अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि वर्गीकीय अनुक्रम क्या होता है। तो वर्गीकीय अनुक्रम किस प्रकार निर्धारित किया जाता है, पादपों का और जंतुओं का कैसे वर्गीकीय अनुक्रम निर्धारित किया जाएगा। दूसरी आज हम चर्चा करेंगे नामकरण के बारे में कि नामकरण कैसे किया जाता है और नामकरण क्यों आवश्यक है। तो टैक्सोनॉमी के जो महत्व के बारे में बात करें तो किसी भी सजीव का नामकरण करने में और उनका वर्गीकरण करने में टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसीलिए कैरोलस लिनियस ने हमने पूरी लाइफ में 54 बुक्स लिखी थी, जिनमें से 2 बुक काफ़ी पॉपुलर भी हैं, जैसे कि आपकी सिस्टमा नेचुरी है, स्पीसीज प्लांटेरम है। तो इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि इनका उपयोग कहाँ किया जाएगा और किन क्षेत्रों में किया जाएगा। तो ये हुआ वर्गीकरण के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यानी कि हम महत्व के बारे में चर्चा करें तो टैक्सोनॉमी के हमारे 3 महत्वपूर्ण जो हैं वो महत्व देखे जाते हैं कि नए खोजे हुए जीवों की पहचान करना, जीवाश्मों की पहचान करना, नामकरण करना और उनका वर्गीकीय अनुक्रम निर्धारित करना। इसी में हम आगे बात करते हैं वर्गीकी के सोपानों की, कि वर्गीकी जो है यानी कि जो टैक्सोनॉमी है वो टैक्सोनॉमी कितने चरणों में पूरी होगी। तो टैक्सोनॉमी वर्गीकी के सोपानों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो चरण होता है वर्गीकरण का यानी कि टैक्सोनॉमी का जो सबसे पहला चरण है वो है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। किसी भी सजीव की पहचान करना सबसे पहला उद्देश्य होता है। तो किसी भी सजीव की पहचान करने के लिए हम अधिकांशतः उसके व्यवहार, उसके आवास, उसकी भोजन की विधि, उसकी प्रजनन की विधियों के बारे में
उपयोग करते हैं। तो इन लक्षणों की सहायता पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सजीव की आसानी से पहचान कर सकते हैं। अधिकांशतः आवास और भोजन के आधार पर, आवास, भोजन तथा स्वभाव के आधार पर सजीवों की पहचान की जाती है, और स्वभाव के आधार पर सजीवों की पहचान की जाती है। तो ये है आपके वर्गीकरण का पहला चरण कि सजीव की पहचान करना। और पहचान करने के लिए हम अधिकांशतः उनके आवास, भोजन और स्वभाव के बारे में बात करते हैं। अगर आवास की बात करें हम, तो हम जानते हैं कि जो आवास है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार का बताया गया है। कुछ किताबों में 3 प्रकार भी दे रखी हैं, तो हम 3 ले लेते हैं। तो एक है आपका जलीय आवास, दूसरा है आपका स्थलीय आवास, और तीसरा होता है वायवीय आवास। जलीय आवास को हम कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट, स्थलीय आवास को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, और वायवीय आवास को हम कहते हैं एरियल हैबिटेट। तो ऐसे करके आवासों को 3 आवासों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि जलीय आवासों में अलग प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, स्थलीय आवास में रहने वाले सजीवों में अलग प्रकार के अनुकूलन, और वायवीय आवास पर रहने वाले प्राणियों और पादपों के अंदर अलग प्रकार के अनुकूलन देखे जा सकते हैं। तो सीधी सी बात है, पहचान करने के लिए हम आवास का उपयोग कर सकते हैं। जलीय आवास फिर आगे चल के 2 प्रकार का हो सकता है, स्वच्छ जलीय और समुद्री जलीय। स्वच्छ जलीय आवास में हम नदियों, झीलों, झरनों आदि को शामिल कर सकते हैं, और समुद्री आवासों में समुद्रों को शामिल किया जाएगा, यानी कि लवणीय जल में पाए जाने वाले प्राणियों के अंदर अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे, और पादपों में भी अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो पहचान करने के लिए हम आवास, भोजन और स्वभाव की सहायता से हम किसी भी सजीव की आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसी क्रम में टैक्सोनॉमी की जो दूसरा सोपान है वो है आपका नामकरण। जैसे कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि नाम किसी भी सजीव की सबसे महत्वपूर्ण पहचान माना जाता है। तो नामकरण करने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण पद्धति। तो नामकरण पद्धति के अंदर हम किसी भी सजीव को एक विशिष्ट नाम देते हैं, और नाम ऐसा होना चाहिए कि दुनिया बदले, देश बदले, भाषा बदले, लेकिन नाम नहीं बदलना चाहिए। यानी कि नामकरण हमेशा यूनिवर्सल होना चाहिए, सार्वभौमिक होना चाहिए। तो सार्वभौमिक होने के लिए हम एक ऐसी भाषा का उपयोग करेंगे जो कि सार्वभौमिक रूप से उपयोग में लाई जा सके। ज़्यादातर हम डेड लैंग्वेज यानी कि मृत भाषा का प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि कई सारे पादप और जंतुओं के, जितने भी पादप और जंतु हैं, उन सबके जो वैज्ञानिक नाम हैं वो या तो ग्रीक भाषा में लिखे गए हैं या लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इन दोनों को डेड लैंग्वेज यानी कि मृत भाषा घोषित किया गया है, क्योंकि इनको बहुत कम देशों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो नामकरण करने के लिए हम ग्रीक और लैटिन भाषा का उपयोग करते हुए पादप और जंतुओं की द्विनाम और त्रिनाम पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नामकरण के बाद वो है अपना वर्गीकरण, जिन्हें हम वर्गीकी सोपान के नाम से भी जानते हैं। वर्गीकी के सोपान। तो वर्गीकरण कोई एक चरण में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। वर्गीकरण एक लंबी और कई चरणों में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया है। यानी कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई को हम जगत के नाम से जानते हैं, जैसा कि हम NCERT 12th NCERT 11th की बुक के अंदर दे रखा है कि वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत है, किंगडम। लेकिन कई सारी ऑथेंटिक बुक और भी हैं जिनके अंदर कैरोलस लिनेस का खुद कहना है कि संघ जो है वो वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई मानी गई है, फाइलम। तो कैरोलस लिनेस की जो सिस्टमा नेचुरी स्पीसीज प्लांटेरम बुक के अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर पता चलता है कि उनके अंदर फाइलम यानी कि संघ को वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई माना गया है। लेकिन NCERT के अंदर जगत को वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई माना गया है। तो नीट के लिए सबसे ज़रूरी है कि NCERT का अनुसरण करना। तो NCERT के अकॉर्डिंग जो है जगत वर्गीकरण की यानी कि किंगडम वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई मानी गई है। तो इनके बारे में भी चर्चा करेंगे हम वर्गीकरण के अंदर। तो वर्गीकरण एक चरण में पूरी ना होने वाली प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये कई चरणों में पूरी होती है। तो वर्गीकी के कई सारे सोपान होते हैं। चौथा जो चरण होता है वर्गीकी के क्षेत्र में कि वर्गीकी के चौथा जो सबसे लास्ट जो सोपान है, स्टेप है, वो है अपना बंधुता, एफिनिटी, जिसे हम सजातीयता के नाम से भी जानते हैं। सजातीयता का मतलब है कि किसी भी एक जाति के सजीव का अपनी ही जाति के सदस्यों के साथ या दूसरी अन्य जाति के सदस्यों के साथ आपसी संबंध क्या है।
भोजन के आधार पे, आवास के आधार पे, स्वभाव के आधार पे और उनके जीवन यापन करने के तरीकों के आधार पे हम देख सकते हैं कि सजीवों की कितनी बंधुता उनके साथ है। आनुवंशिकी के आधार पे भी हम उनकी बंधुता का पता लगा सकते हैं। तो सबसे लास्ट पॉइंट, तो कुल मिलाकर के वर्गीकरण के जो सोपान हैं वो 4 हैं आपका। पहला है आपका पहचान, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है अपना नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। तीसरा है अपना वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमिक हियरार्की। और चौथा होता है अपना एफिनिटीज यानी कि बंधुता, जिन्हें हम बोलते हैं सजातीयताएं। तो पहचान करने के लिए हम फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि आवास, भोजन और स्वभाव का उपयोग करते हैं। नामकरण करने के लिए हम ग्रीक और लैटिन भाषा का प्रयोग करते हुए सजीवों के द्विनाम और त्रिनाम पद्धति के अनुसार नामकरण करते हैं, जो कि कैरोलस, लिनियस और हक्सले नामक वैज्ञानिकों द्वारा ये नामकरण पद्धति प्रस्तुत की गई थी, जिनमें से कैरोलस, लिनियस की पद्धति को सर्वमान्य माना गया है। तीसरा पॉइंट है वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकी के सोपान क्या हैं, यानी कि प्राणियों को उनके लक्षणों की जटिलता के आरोही अथवा अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए अलग अलग संवर्गों में स्थापित करने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं वर्गीकरण। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है वो है बंधुता, यानी कि एफिनिटीज़, कि किसी भी एक जाति के सदस्य का अपनी ही जाति के या अन्य दूसरी जाति के या निकटतम संबंधी जातियों के साथ आपसी संबंध क्या होता है। और संबंध भोजन के आधार पे हो सकता है, आवास के आधार पे हो सकता है, या फिर व्यवहार या प्रजनन प्रक्रियाओं के आधार पे भी किया जा सकता है। आनुवंशिक लक्षणों के आधार पे भी हम संबंध स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि मानव के पूर्वज तो वैसे रेप्टिलिया माने गए हैं, लेकिन मानव के अगर निकटतम संबंधी की बात करें तो उनमें चिंपैंजी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि मानव का जो आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए वो 98% चिंपैंजी के साथ मैच करता है, जबकि मलका का जो कि रिसस मंकी है, जिसे हम निकटतम संबंधी मानते हैं, उसके साथ केवल अपना 93% जो है डीएनए मैच करता है। तो इसे हम एक्चुअल में बोलते हैं बंधुता, एफिनिटीज़। तो आगे हम एफिनिटीज़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नामकरण पद्धति के बारे में कि नामकरण क्या होता है, नॉमेनक्लेचर क्या होता है। तो नामकरण पद्धति के अंदर हम क्या करते हैं कि दो वैज्ञानिक हैं, एक हैं आपके कैरोलस, लिनियस, जिनका एक्चुअल जो नेम है वो है कार्ल वॉन लिने, और दूसरे जो वैज्ञानिक हैं वो है आपके हक्सले। तो हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना नामकरण, कि नाम किसी भी सजीव की सबसे बड़ी पहचान मानी जाती है, इसलिए नामकरण हमेशा एक ऐसी भाषा में किया जाएगा कि भाषा बदले लेकिन नाम नहीं बदलना चाहिए, स्थान बदले लेकिन नाम नहीं बदलना चाहिए। तो इसका मतलब है कि नामकरण हमेशा कैसा होता है, सार्वभौमिक होता है। तो नामकरण हमेशा सार्वभौमिक होना चाहिए, सीधी सी बात है। अगर सार्वभौमिक होगा तो नाम नहीं बदलेगा। तो नामकरण करने के लिए दो पद्धतियां प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें से एक है आपकी द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति, एक है अपनी त्रिनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति को हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। और दूसरी जो है वो है त्रिनाम पद्धति, जिसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। द्विनाम पद्धति जो है वो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो पहली बार कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया है। कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया है, यानी कि द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। इसलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के नाम से जाना जाता है। तो द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के जनक कौन है, फादर कौन है, कैरोलस लिनियस। लेकिन होता क्या है कि एक्चुअल में कैरोलस लिनियस का जो वास्तविक नाम है, रियल नेम है, वो है अपना कार्ल वॉन लिने। कार्ल वॉन लिने। लेकिन जब इन्होंने द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम दिया था तो इन्होंने अपना नेम भी
बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम यानी कि द्विनाम पद्धति के अनुसार कर लिया था। इसीलिए कैरोलस लीनियस को, कार्ल वॉन लिने को वर्तमान में कैरोलस लीनियस के नाम से जाना जाता है। तो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की थी और द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस को ही कहा जाता है। और कैरोलस लीनियस ने अपनी नामकरण पद्धति निम्न 2 पुस्तकों से प्रस्तुत की थी, जिनमें से एक है आपकी सिस्टमा नेचुरी और दूसरी पुस्तक है अपनी स्पीसीज प्लांटेरम। सिस्टमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम के वर्तमान में 10th एडिशन 10वें संस्करण से नामकरण की और वर्गीकरण की पद्धतियां चल रही हैं। और सिस्टमा नेचुरी और स्पीसीज प्लांटेरम ये दोनों पुस्तक जो हैं वो कैरोलस लीनियस द्वारा लिखी गई हैं। वैसे तो कैरोलस लीनियस ने अपनी लाइफ में टोटल 54 बुक्स लिखी थी, जिनमें से अपनी ये दोनों बुक्स जो हैं वो काफ़ी पॉपुलर हैं। और सिस्टमा नेचुरी के अंदर किसी भी एनिमल का क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर दिया गया। इसके अंदर एनिमल यानी कि जंतुओं का वर्गीकरण, एनिमल क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर सिस्टमा नेचुरी पुस्तक के अकॉर्डिंग किए जाते हैं, जबकि स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर जो है वो पादपों का वर्गीकरण, प्लांट क्लासिफिकेशन, पादपों का वर्गीकरण और नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। तो पादपों का नामकरण और वर्गीकरण स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक के अंदर दिया गया है, जबकि सिस्टमा नेचुरी के अंतर्गत जंतुओं का वर्गीकरण और नामकरण प्रस्तुत किया गया है। और इन दोनों बुकों को लिखा था कैरोलस लीनियस ने। और कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति पहली बार इन्हीं 2 पुस्तकों में प्रयोग की थी, इसीलिए ये किताबें काफ़ी पॉपुलर भी हैं। और जो भी हम 11th-12th में या बीएससी में, एमएससी में क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी को पढ़ रहे होते हैं, तो वो दोनों इन्हीं बुकों के मैटर से निकाली गई हैं। तो सिस्टमा नेचुरी के अंदर से ICZN के नियम लिए गए हैं और स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर से ICBN के नियम लिए गए हैं। ICBN और ICZN 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। ICZN एंड ICBN ये दोनों एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था हैं, इंटरनेशनल यूनिट्स हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं और इनका हेड क्वार्टर जो है वो लंदन में स्थापित है। तो ICZN के जो नियम हैं वो सिस्टमा नेचुरी पुस्तक से लिए गए हैं और ICBN के नियम जो हैं वो स्पीसीज प्लांटेरम नामक पुस्तक से लिए गए हैं। ICZN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर यानी कि ICZN की जो संस्था है उसने क्या किया है, जंतुओं के नामकरण के जो नियम हैं जो कि स्पीसीज सिस्टमा नेचुरी पुस्तक से लिए गए हैं, तो उन नियमों का अनुसरण करवाती है। ये संस्था क्या करती है कि ये डिसाइड करती है कि किसी भी कॉलेज या किसी भी स्कूल में जब टैक्सोनॉमी पढ़ाया जाएगा तो उसके अंतर्गत जो नामकरण किया जाएगा वो कैरोलस लीनियस के नियम के अनुसार किए जाएंगे। यानी कि ICZN के जो नियम हैं वो कैरोलस लीनियस द्वारा दिए गए हैं, क्योंकि ये ICZN के नियम सिस्टमा नेचुरी पुस्तक से लिए गए हैं। दूसरा है अपना ICBN के जो नियम हैं वो स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक से लिए गए हैं, जो कि पादपों के नामकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ICBN, और इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी कि पादपों के नामकरण की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो कि जिसके नियम जो हैं स्पीसीज प्लांटेरम पुस्तक से लिए गए हैं
और स्पीसीज प्लांटेरम के जो राइटर हैं वो हैं कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस की ये 2 किताबें हैं जिनसे ICZN और ICBN यानी कि जंतुओं के नामकरण और पादपों के नामकरण के नियम लिए गए हैं। तो आगे हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि ICZN के नियम क्या होते हैं, कौन कौन से नियम हैं, उनका उपयोग कैसे किया जाएगा, ICBN के नियम क्या होते हैं, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसे देखने के लिए हम हमारी नेक्स्ट वीडियो तक वेट करें और नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर ढूंढेंगे कि ICZN के नियम कौन कौन से हैं और किस प्रकार से उनका उपयोग किया जाएगा।